हम लोग बात करते हैं डाटा को प्रेजेंट करने के डिफरेंट टूल्स, और उनमें से बहुत सारे टूल्स हम लोग बात कर चुके हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और स्टैट्स के जो गुरु होते हैं या स्टैट्स की जो है ना वो दुनिया में मुस्तहब है कि आप डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में जो है ना वो सॉर्ट करें। इसके अलावा अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले के बारे में बात कर ली, और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि ये क्या होते हैं, इनसे कैलकुलेशंस कैसे की जा सकती हैं। ये सारे प्रेजेंटेशन के टूल्स हैं। एक और टूल है जी जिसे हम कहते हैं चार्ट। अब चार्ट्स आपकी बुक में है, बच्चों को ये लगता है कि यार ये नहीं पढ़ने चाहिए क्योंकि चार्ट में से तो सवाल ही नहीं आता, एग्जामिनर चार्ट बनाने के लिए थोड़ी देगा। लेकिन मजे की बात यह है कि एग्जामिनर इसमें से एमसीक्यूज की फॉर्म में ज्यादा चैलेंजिंग और ज्यादा टेक्निकल सवाल बना के पूछ सकता है, और वो ऐसे सवाल पूछ सकता है कि जो शायद अगर आपको चार्ट बनाना आता हो तो आप कर लेंगे, लेकिन मतलब आपको अगर बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग ना होगी तो फिर आप शायद ना कर पाए। तो चार्ट्स के केस में ये वो वह चीज़ होती है जो मैं बच्चों को लाजमी तौर पे पेपर पे कराता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि यार चार्ट्स बनाना सीखें। चार्ट्स की तमाम जो माइनर आइटम्स हैं, तमाम जो उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं, उसको समझने की कोशिश करें। देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस जो कि चार्ट्स के अंदर से आपको टेक्निकल क्वेश्चन जो है ना वो बना के पूछ सकता है। तो चार्ट्स की प्रैक्टिस और चार्ट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग चलते हैं जी चार्ट्स की तरफ, और चार्ट्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से हैं। अनग्रुप डाटा के या डिस्क्रिप्टिव डाटा के जो चार्ट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। अनग्रुप डाटा अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, जिसमें आपके पास एक एक्स वैल्यू है, आप उसके हिसाब से जो है ना वो वैल्यू ऑब्जर्वेशन जो है उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो दिस इज अनग्रुप डाटा। या डिस्क्रिप्टिव डाटा ऐसे हो सकता है कि एक कंपनी है जिसमें सेल्स हैं 2010 की, सेल्स हैं 2011 की, सेल्स हैं 2012 की, इस तरीके से 11 12 13 ये सेल्स हैं, और उन सेल्स को आपने प्रेजेंट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप लोग सिंपल बार चार्ट बना सकते हैं, मल्टीपल कॉलम बार चार्ट बना सकते हैं, परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट, पाई चार्ट और लाइन चार्ट। ये सारे बेसिक चार्ट्स हैं जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। हम इन एक एक करके इनकी जो बेसिक चीज़ें उनको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव सिंपल बार चार्ट। किसी भी चार्ट के अंदर जो एक्स एक्सिस होता है उसके ऊपर आपने वो वाली वैल्यू लिखनी होती है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या इन केस ऑफ डिस्क्रिप्शन दैट इज ए डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, इन केस ऑफ ईयर्स दैट इज ए ईयर। और वाई एक्सिस पे आपने वैल्यूज प्लॉट करनी होती है, वाई एक्सिस पे आपने वैल्यूज लिखी। तो एक्स एक्सिस पे फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं 2010 की सेल्स, 2011 की सेल्स, 2012 की सेल्स और 2013 की सेल्स, और ये जनाब आपकी अमाउंट इन मिलियंस हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मुझे लग रही है कि ये 19 मिलियन होगी, ये जो है ये तकरीबन 35 मिलियन होगी, ये जो है ये 64 मिलियन होगी, और ये जो है ये 87 या 86 मिलियन होगी। तो जनाब इस तरीके से आप वाई एक्सिस के ऊपर बार्स बनाते हैं वाई एक्सिस को देखते हुए, और बार्स की जो हाइट होती है डेट रिप्रेजेंट द वैल्यू। बार की जो हाइट होती है वो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और उसके बाद दो हर बार जो होती है उसका जो डिफरेंस है, उसका जो विड्थ है वो बिल्कुल सेम होती है जी। ये रूल है हमारा सिंपल बार चार्ट का कि इनकी जो विड्थ है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि हर बार के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो भी सेम होना चाहिए। किसी भी बार के दरमियान में जो डिस्टेंस है दूसरी बार से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो होता है ये सिंपल बार चार्ट होता है। हाइट जो है वो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है, डिस्टेंस की मोटाई इसका कोई मतलब नहीं होता। इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि चार्ट जो है ना वो दिखने में अच्छा लगे। तो दिस इज सिंपल बार चार्ट। हाँ, जब हम आगे चलते हैं हम लोग बात करते हैं मल्टीपल कॉलम बार चार्ट। तो ऐसे हो सकता है कि हमारे पास 2010, 2011 और 2012 से रिलेटेड एक नहीं बल्कि दो या तीन अमाउंट्स हो। फॉर एग्जांपल दिस इज सेल्स ऑफ आउटलेट ए, सेल्स ऑफ आउटलेट बी और सेल्स ऑफ आउटलेट सी। तो आप जब एक से ज़्यादा सेल्स या इस तरह की चीज़ों को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको एक ही डाटा वैल्यू से रिलेटेड डिफरेंट डाटा सेट्स हैं जिनको आपने प्रेजेंट करना है। जो मल्टीपल कॉलम बार चार्ट जो होते हैं ना, इसमें मोर देन वन डाटा सेट्स होते हैं। ठीक है जी। तो इसमें हम लोगों ने रूल ये रखा हुआ है कि एक्स एक्सिस के ऊपर इफ एक्स एक्सिस के ऊपर जो चीज़ आ रही है वो सेम है तो हम बार्स को जोड़ के बनाएंगे। बार की जो विड्थ है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। दो डिफरेंट बार के जो बिल्डिंग्स हैं उनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो भी बिल्कुल सेम होना चाहिए। हर बार की जो विड्थ है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि अगर विड्थ डिफरेंट होगी तो दिस मीन्स समथिंग। और उसका क्या मतलब है वो हम इंशाल्लाह अभी आगे पढ़ेंगे। अभी मल्टीपल कॉलम बार चार्ट में आप एक ही वैल्यू से रिलेटेड एक ही वैल्यू से रिलेटेड डिफरेंट डाटा सेट्स को प्रेजेंट करते हैं, तो फिर उसमें आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है।
कि बार की जो विड्थ है वो सेम हो, हाइट बिल्कुल उसी तरीके से वैल्यू को प्रेजेंट कर रही होती है। लेकिन यहाँ से एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं जी परसेंटेज, नहीं पहले स्टैक किधर गया भाई, मेरे ख्याल से मिस हो गया। हम लोग ये बात कर रहे हैं जी परसेंटेज या कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट क्या होता है, ये इसी तरह का होता है जैसे आपके पास मल्टीपल कॉलम बार चार्ट होता है, लेकिन ये सिंगल बिल्डिंग के तौर पे आपके पास आ रहा होता है और एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी बिल्डिंग बनती है, ठीक है जी, ताकि आपको ना सिर्फ सबका टोटल का कंपैरिजन पता चले, बल्कि हर एक में आपको डिफरेंट हर एक का जो है ना वो आउटकम पता चले। अब ये मैं फ्री हैंड ही बना रहा हूँ, रूल यही होता है, यहाँ पे भी यही होता है कि हर बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की चौड़ाई है वो सबकी सेम होनी चाहिए और इनके दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो भी सेम होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड स्टैक्ड कॉलम बार चार्ट। लेकिन जब आप स्टैक करें तो फिर बजाय इसके कि हम लोग टोटल्स को और उनके जो है ना वो इफेक्ट को देखें, हम सिर्फ और सिर्फ इनकी कंट्रीब्यूशन को अगर देखना चाहें तो फिर हम लोग स्टैक्स ही करते हैं। लेकिन वो जो स्टैक्स होते हैं उनमें हम परसेंटेजेस उनकी स्टैक कर देते हैं कि वो टोटल में कितने परसेंट जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इस केस में वी कॉल इट परसेंटेज स्टैक्ड चार्ट, ठीक है जी। अब परसेंटेज जो स्टैक चार्ट होता है उसमें हर वैल्यू को हम लोग एक दूसरे के ऊपर नीचे प्लॉट करने के बजाय उसकी परसेंटेजेस को स्टैक करते चले जाते हैं। उसका फायदा में ये होता है कि जब हम लोग एक डाटा सेट से रिलेटेड तमाम बार्स को स्टैक कर लेते हैं तो हमारे पास जो डाटा है वो 100 के पास जाता है। तो ये जो परसेंटेज या कंपोनेंट बार चार्ट है, ये जो चार्ट है इसमें हर बार की हाइट बिल्कुल सेम होगी, ठीक है ना जी। लेकिन हर एक के अंदर जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है वो डिपेंड करेगा कि उनकी परसेंटेज कितनी है। तो परसेंटेज की बेस पे उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, हम सिर्फ अगर कंट्रीब्यूशंस को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं तो फिर हमें जो कॉलम की हाइट है ना उसको बराबर करना या कच करना चाहिए। तो अगर हम इस तरह के डाटा चाहते हैं तो फिर हम लोग कंपोनेंट बार चार्ट जो है ना वो बनाएंगे। आगे चलते हैं जनाब, हमारे पास वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं विच इज पाई चार्ट। तो पाई चार्ट जो होता है वो एक गोल सर्कल होता है और उस सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स कर दिए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन के वो डाटा जो है वो किस तरीके का है। ये एक ऐसा चार्ट है जिसमें एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस तो नहीं होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ सिंपल वैल्यूज को सिंगल डाटा सेट को जो है ना वो कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले उनकी फ्रीक्वेंसी या वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नीचे लिख देते हैं विच इज समेशन एफ। फिर हम लोग हर एक की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं विच इज के फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय समीशन एफ। और फिर उसके बाद हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं 360 डिग्री के साथ। तो हमारे पास डिग्री आ जाते हैं कि पाई के अंदर हर पीस की कितनी डिग्री होगी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 360 से मल्टीप्लाई करने से डिग्री आ जाती है। अब एग्जामिनर क्या करता है, वो आपसे पूछता है अच्छा बताएं कि जनाब किसी एक पाई चार्ट के अंदर एंगल्स को सम करेंगे तमाम ग्रुप्स के अंदर तो क्या आंसर आएगा। तो हम कहेंगे जनाब 360 आंसर आएगा। इसी तरीके से वो आपसे पूछेगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को सम करने से क्या आंसर आता है, तो आप कहेंगे कि उसका सम 1 के इक्वल होता है।